हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जो कि यहाँ पे भारत के गवर्नर, ये बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी देखेंगे जो लगातार यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बेहतरीन ट्रिक के साथ आज हम लोग यहाँ पे लेकर के आए आपके बीच गवर्नर और बंगाल का गवर्नर या बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बेहतरीन ट्रिक के साथ समझेंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे। आपके बीच में यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस बेहतरीन ट्रिक को आप समझेंगे तो यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए इन चैप्टरों को अभी आप आराम से इसे देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर और गवर्नर जनरल की बात यदि हम लोग करते हैं तो उससे पहले हम यह जान लें कि बंगाल में या भारत में जब गवर्नर या गवर्नर जनरल नहीं थे तो यहाँ पे स्थिति क्या थी। 1773 से पहले की यह बात है। उस समय जब ब्रिटिश यहाँ पे रहते थे, ब्रिटिश की कंपनियाँ यहाँ होती थी, तो उस समय यहाँ पे कई अपने फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रखी थी ब्रिटिश कई फैक्ट्रियाँ अपनी स्थापित कर रखी थी। जैसे कि सबसे पहले मद्रास में अपनी फैक्ट्री स्थापित की या मद्रास प्रेसिडेंसी से बोला जाता था, जो कि यहाँ पे 1640 ईस्वी में यहाँ पे स्थापित किया गया था। उसके बाद बम्बई में भी 1687 में अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित कर चुकी थी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वहीं यदि हम बंगाल में देखें तो बंगाल में अपने हेडक्वार्टर को स्थापित किया था लगभग 1690 ईस्वी में। तो यह जो प्रेसिडेंसी है या ब्रिटिश की यह जो कोठियां हैं, इसे प्रेसिडेंसी कहते थे और इन कोठियों के संचालक के रूप में एक गवर्नर हुआ करता था। जैसे कि मद्रास के गवर्नर अलग होते थे, बम्बई के अलग होते थे और बंगाल के अलग होते थे। इन तमाम अलग गवर्नर होने के बावजूद बाद में 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बम्बई के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। इस बात को यहाँ पे समझ करके चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब बम्बई का जब गवर्नर यहाँ पे जब कोठी स्थापित हुई थी, मुख्यालय स्थापित किया गया था बम्बई में, तो ये इससे पहले बम्बई वाला जो मुख्यालय था वह सूरत में हुआ करता था, क्योंकि सूरत में 1608 में ही अस्थायी रूप से कोठी स्थापित कर चुकी थी ब्रिटिश। लेकिन बाद में अपने संचालन को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस सूरत की हेडक्वार्टर को स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, बंगाल ये मुंबई से कहाँ मुंबई में कर दिया, सूरत के जगह पर। तो सूरत के प्रेसिडेंसी जो थी या मुख्यालय जो थी उसे 1687 में कहाँ कर दिया, बम्बई में कर दिया। तो यहाँ से बम्बई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर अलग होने के बावजूद धीरे धीरे 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद यह स्थितियाँ बदलती गई और अंततः 1773 में बंगाल में या बंगाल के गवर्नर के अधीन बम्बई और मद्रास को कर दिया गया था। इस बात को समझना है। अब इसे क्रमबद्ध हम लोग समझेंगे कि कैसे यहाँ पे किस प्रकार से स्थिति बनी थी, या गवर्नर बने थे या गवर्नर जनरल बने और उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं, इन चीज़ों को हमें समझना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं एकदम क्रमबद्ध, इन चीज़ों को समझेंगे पहले, उसके बाद इनके कार्यों को भी समझेंगे और अंततः इनके एक अद्भुत ट्रिक के साथ इन्हें हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पहले इन्हें समझ लें बेसिक तौर पर कि किस प्रकार से हमें इसे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बंगाल के जो गवर्नर हैं वह अंततः मद्रास और बम्बई को अपने अधीन कर लेता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो आइए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार से ये गवर्नर जनरल से लेकर के भारत के गवर्नर जनरल तक की बात होती है या वायसराय तक की बात होती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे इस बात को समझें, ये बंगाल के गवर्नर हैं। बंगाल के गवर्नर के बाद यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, उसी का नाम बदल करके आगे चल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया और उसके बाद इसे आगे बढ़ा करके भारत का वायसराय किया गया और भारत के वायसराय के बाद इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत के वायसराय के बाद इसे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और अंततः इसी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल को एक राष्ट्रपति पद का
यहाँ पे मान्यता दे दिया गया था। इसी चीज़ को पहले हमें समझना है। यहाँ पे देखिए क्रमबद्ध चलते हैं, इसे देखिए कैसे कैसे ये शुरू होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 1757 से लेकर के 1773 के बीच में बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। और ये बंगाल का गवर्नर जो हुआ करता था, तो सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बन के आया और अंत में सबसे अंत में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग हुए थे। इस बात को हमें समझना है। और इसके बीच में अन्य जो गवर्नर हुए हैं उन्हें हमें डिटेल में अभी आगे समझना है और उनके कार्यों को भी समझना है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और अंत में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे एक सेकेंड आप इसे थोड़ा सा ब्रश को मैं छोटा कर लूँ, उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इसे कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे कर दिया गया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था 1773 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में मद्रास और बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बंगाल के गवर्नर को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और यहाँ पे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आते हैं वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। वही वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं प्रथम। और अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ पे बनते हैं विलियम बेंटिक। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहा, 1773 से लेके 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्य है। और इनके बीच के गवर्नर जनरल को भी हम लोग अभी आगे देखेंगे और इनके कार्यों को भी देखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से, इस चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से क्या किया, इससे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बन करके आए थे वो विलियम बेंटिक थे और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे विलियम बेंटिक जो बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम वाला था, वही प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बन करके यहाँ पे आते हैं। उसके बाद भारत के जो गवर्नर जनरल है इसका कार्यकाल 1833 से लेकर के 1858 तक रहता है, जब तक कंपनी का शासन होता है। क्योंकि 1857 के युद्ध के बाद 1858 में कंपनी के शासन को ख़त्म करके यहाँ पे ब्रिटिश का ताज स्थापित हो गया था भारत में। और ब्रिटिश के ताज स्थापित होते ही 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को बदल दिया गया था भारत के वायसराय के रूप में। इसे समझते हैं, आगे देखिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 1858 का जो एक्ट आया, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बदल दिया, किसमें, इसको बदल दिया भारत के वायसराय के रूप में। जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कंपनी शासन खत्म होते ही भारत के गवर्नर जनरल को क्या पद दे दिया गया, वायसराय का पद दे दिया गया। और 1858 से 1947 तक यह पद वायसराय का चलता है। और इसमें यदि प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो कैनिंग बन करके आए थे प्रथम वायसराय, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे। वही कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में आते हैं। और अंतिम वायसराय की यदि बात करें तो अंतिम वायसराय माउंटबेटन यहाँ बन करके आते हैं भारत के, और यह अंतिम वायसराय माउंटबेटन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1947 का अधिनियम जब आता है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जब आता है, आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद होता है, उस समय इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 से 26 जनवरी 1950 तक के कार्यकाल में यहाँ पे जो भारत का वायसराय हुआ करता था उसे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा कौन, जो वायसराय हुआ करते थे उसे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन यदि पूछे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे, माउंटबेटन, क्योंकि ये माउंटबेटन लास्ट में वायसराय रहे थे। यही वायसराय अपने कार्यकाल में पहला माउंटबेटन बन करके आए थे भारत का, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, जो कि 1948 तक ये अपना कार्य
किए थे अपने पद पर रहे थे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, जब स्वतंत्र हो गया था भारत तब। उसके बाद अंतिम यदि गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत की बात करें तो सी राजगोपालाचारी अंतिम भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और इनका कार्यकाल मुख्य रूप से 1948 से 1950, 26 जनवरी 1950 तक था। और अंत में इसे क्या किया, भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल को फिर चेंज करके भारत के राष्ट्रपति के पद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे अपना लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति पद को मान्यता कब दिया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद का मान्यता दे दिया गया था, जो भारत के संविधान सभा द्वारा उस समय जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को इसे मान्यता दे दिया गया था राष्ट्रपति पद के रूप में। और प्रथम राष्ट्रपति हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 26 जनवरी को हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भारत में ये कार्य करते हैं। इसके बाद इन बातों को समझते हुए आगे हमें बढ़ना है और इनके तमाम वायसराय, गवर्नर जनरल और या अन्य जो भी लोग हैं उनके कार्यों को हम लोग महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग संक्षिप्त में इसे बात करें, इस एक नज़र इस पर यदि हम लोग दें तो देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रथम और अंतिम गवर्नर या गवर्नर जनरल यहाँ पर बन करके आए थे या वायसराय बन करके आए थे, उसे हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे क्लाइव है, अब क्लाइव जो है पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था। क्लाइव प्रथम बंगाल का गवर्नर था, जो कि 1757 में बंगाल का गवर्नर बन करके यहाँ पे आए थे। उसके बाद क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग जो है, ये वारेन हेस्टिंग अंतिम क्या है, अंतिम भारत का बंगाल का गवर्नर ये वारेन हेस्टिंग थे। और यही क्लाइव और वारेन हेस्टिंग, जो क्लाइव पर प्रथम गवर्नर थे बंगाल के और वारेन हेस्टिंग जो है अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, तो यही वारेन हेस्टिंग अंततः फिर क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो वारेन हेस्टिंग अंतिम जो बंगाल का गवर्नर था, वही वारेन हेस्टिंग यहाँ पे प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आते हैं, जो 1773 से ये चलते हैं। तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर की कार्यकाल की बात यदि की जाए तो 1757 से 1773 तक यहाँ पे कार्यकाल इसका होगा बंगाल के गवर्नर का। वहीं बंगाल के गवर्नर जनरल की यदि बात करेंगे तो 1773 से शुरू होकर के 1833 तक चलेगा, जो कि यहाँ पे हम लोग दिखा रखे हैं। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पे विलियम बेंटिक जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, विलियम बेंटिक। और यही विलियम बेंटिक फिर जो है भारत का गवर्नर जनरल जो बन करके आएंगे, वो पहले भारत के गवर्नर जनरल होंगे कौन, विलियम बेंटिक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और इनका कार्यकाल 1833 से लेकर के 1858 तक इनका भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल चलेगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की यदि बात की जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कैनिन है। तो यहाँ पे प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम इस हिसाब से यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर यदि वायसराय की यदि बात कर लें तो 1947 1858 से 1947 के बीच में वायसराय का कार्यकाल होगा, और ये माउंटबेटन अंतिम वायसराय होंगे। और यहाँ पे प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे, ये आपके कैनिन हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे यदि माउंटबेटन के बाद यहाँ पे देखें स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो यहाँ पे माउंटबेटन जो है प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, और सी राजगोपालाचारी जो हैं ये अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के होंगे। इसे एक नट शेल में किया गया है, यदि इसे आप माइंड में बैठाएंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे पुनः रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि इसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक ही छोटे से एक डायग्राम में एक जगह ला करके इसे समझाने की कोशिश की है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने किया प्रथम और अंतिम, फिर प्रथम अंतिम, फिर प्रथम और ये अंतिम, ये फिर प्रथम और ये अंतिम होगा, और ये फिर प्रथम और ये अंतिम होगा। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम अंतिम, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम और ये अंतिम, भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक और कैनिंग अंतिम। वायसराय की बात करेंगे तो वायसराय कैनिंग
प्रथम होगा और माउंटबेटन अंतिम होगा। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो माउंटबेटन और ये अंतिम श्री राजगोपालाचारी। इस हिसाब से आप इसे देख करके भी समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अब चलेंगे डिटेल में और उनके कार्यों को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन कौन थे, कितने थे और उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे, इसे हमें समझना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए जो कि आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जो कि लिखा हुआ काला टाट काला बेर काटी है। ये और ये शब्द है, सेंटेंस है, काला टाट काला बेर काटी है। तो काला से हो जाएगा क्लाइव, टाट से हो गया विंसी टाट, फिर काला से हो जाएगा क्लाइव, फिर बेर से हो गया बेरेलस्ट और काटी से हो गया यहाँ पे कार्टियर, है से हो गया आपके यहाँ पे वारेन हेस्टिंग। तो इसी चीज़ को हमें समझना है, अंत में इसे पुनः हमें समझाना भी है, जो इसे कैसे हमें याद रखना है इस बात को समझना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बंगाल के गवर्नर जो हैं मुख्य रूप से कुल हुए थे यहाँ पे छः गवर्नर बन करके आए थे। लेकिन व्यक्ति के तौर पे यदि बात करेंगे तो मात्र व्यक्ति के तौर पे यहाँ पे 5 ही गवर्नर थे, क्योंकि बंगाल के जो क्लाइव थे, ये क्लाइव 2 बार गवर्नर बने थे। क्लाइव कितने बार गवर्नर बने थे? 2 बार। क्लाइव यहाँ पे 1757 से 60 के बीच में और फिर पुनः क्लाइव 1765 से 1767 के बीच में यहाँ पे गवर्नर बन करके आते हैं बंगाल के। इसलिए व्यक्ति के तौर पे देखेंगे तो 5 गवर्नर थे बंगाल के, और ऐसे क्रम में देखेंगे तो टोटल 6 गवर्नर बन करके आए थे। तो यहाँ एक एक करके हम देखते हैं कि इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। जैसे कि सबसे पहले हम क्लाइव की बात करें तो यहाँ पे क्लाइव कब तक थे? पहला कार्यकाल में 1757, जो प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से 1760 तक थे। इसने क्या किया था? एक्चुअली इसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। 1757 का प्लासी का युद्ध कौन लड़े थे? ये क्लाइव। और इसी के कार्यकाल, जो यहाँ पे क्लाइव का कार्यकाल है 1765 से 67 तक, जो सेकेंड बार बने थे, इनके इस कार्यकाल के बारे में भी जो काम किए थे यहीं पे मैंने लिख दिया है। जैसे कि इन्होंने 1765 में द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में लगा दिया था, जो कि 1765 से लेकर 1772 के बीच में यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली लगभग 7 वर्षों तक चला था। वह द्वैध शासन प्रणाली क्या है? वह द्वैध शासन प्रणाली हमने डिटेल में अपने पिछले लगातार वीडियो में डिस्कस करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखें, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध को, तो उसे जा करके आप देख सकते हैं। और हमारे प्ले सेक्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन बना हुआ है प्ले लिस्ट में, वहाँ पे सारे वीडियोस, पिछले वीडियो जितने भी हमने डिस्कस किया वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे द्वैध शासन जो लगाया था, वह द्वैध शासन मैं एक बार बता ही दूँ कि द्वैध शासन क्या था कि बंगाल के नवाब को दे दिया था सारे सैनिक जो भी काम होगा, या रक्षा का काम होगा या प्रशासनिक काम होगा, वो बंगाल के नवाब के हाथों में दे दिया था। और सारे वित्तीय संस्थान के और वित्तीय जो भी काम काज थे वह ब्रिटिश अपने हाथों में ले लिया था। तो ऐसा द्वैध शासन प्रणाली 1765 से 72 के बीच में 7 वर्ष के लिए कौन लगाता है? यह क्लाइव लगाता है। यह क्लाइव ही प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था, और ब्रिटिश की सत्ता को स्थापित करने में यह क्लाइव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे क्लाइव को ही ब्रिटिश का संस्थापक माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? वो क्लाइव को ही माना जाता है, जो कि बंगाल में प्रभुता स्थापित करके ब्रिटिश की शुरुआत की थी। और इन्होंने इलाहाबाद संधि 1765 में की और उसी के माध्यम से द्वैध शासन लगाया था। उसके बाद क्लाइव के बाद यहाँ पे कौन आते हैं, इसको देख लेते हैं। क्लाइव के बाद यहाँ पे आते हैं विंसी टॉट। ये विंसी टॉट जो है बंगाल के दूसरे गवर्नर बन करके आते हैं। इनका कार्यकाल 1760 से 65 तक होता है, और इस 1760 से 65 के बीच में ये बक्सर के युद्ध के समय ये गवर्नर थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर विंसी टॉट थे, लेकिन ये बक्सर के युद्ध में हेक्टर मोनरो ने नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो बक्सर के युद्ध 1764 में जब हुआ था तो विंसी टॉट यहाँ पे गवर्नर थे बंगाल के, और इस बक्सर के युद्ध में सेनापति हेक्टर मोनरो ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। उसके अलावा विंसी टॉट के समय ही एक महत्वपूर्ण पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत के तृतीय युद्ध हुए थे विंसी टॉट के ही समय में, जो कि
14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ये युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था मुख्य रूप से मराठा और अफगान के बीच में। किसके बीच में? मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया था ये पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। तो मराठा के तरफ से यहाँ पे विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ थे, ये दोनों चचेरा भाई थे। विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव ये मराठा की तरफ से, और अहमद शाह अब्दाली, यह अहमद शाह अब्दाली अफगान का शासक था उस समय, अहमद शाह अब्दाली। तो यह पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया, इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध भी बोला जाता है। इसमें कोई खास निर्णय नहीं निकल कर गया था। इसमें दोनों पक्षों को क्षति हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे मराठा को सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी, और यह मात्र एक दिन की लड़ाई थी। पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। यह विंसी टॉट के कार्यकाल के समय हुआ था, जो विंसी टॉट का कार्यकाल 1760 से 65 के बीच में यहाँ पे चला था। उसके बाद विंसी टॉट के बाद यहाँ पे कौन आ जाते हैं? फिर पुनः क्लाइव बन करके आ जाते हैं 1765 से 1767 के बीच में, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो विंसी टॉट के दो कार्यकाल होते हैं। बंगाल के एकमात्र गवर्नर ब्रिटिश की तरफ से जिनका 2 बार कार्यकाल होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एकमात्र बंगाल के गवर्नर थे ब्रिटिश की तरफ से जिनका कार्यकाल 2 बार हुआ था, वह है क्लाइव। और क्लाइव ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की प्रभुता को स्थापित करने वाला, या ब्रिटिश की स्थापना को यहाँ पे स्थापित करने वाला बंगाल में या भारत में वह क्लाइव थे। इसे ब्रिटिश सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं भारत में। उसके बाद क्लाइव के बाद पुनः यहाँ पे आते हैं वेरेलस्ट। कौन आते हैं? वेरेलस्ट। तो इस वेरेलस्ट को यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया कि 1767 से 69 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था वेरेलस्ट का। 1767 से 69 के बीच में जो कार्यकाल रहा, तो इसमें वेरेलस्ट के समय फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जैसा कि हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी पीछे। तो 1767 से 69 के बीच में फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और यह आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि से इसे समाप्त कर दिया जाता है, जो कि मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को होती है, और आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो है वह खत्म हो जाता है। इस बात को भी हमें समझना था, जो कि वेरेलस्ट के टाइम में आते हैं। वेरेलस्ट के बाद यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बनकर के कौन आते हैं, इसे देखिए। वेरेलस्ट के बाद यहाँ पे आते हैं एक छोटे से कार्यकाल के लिए, जो कि 69 से 72 तक की कार्यकाल में यहाँ पे आते हैं, जो कि है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड यहाँ पे मैं पेन को सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे कौन थे? ये थे 1769 से 72 के बीच में कार्टियर, छोटे से कार्यकाल इनका था कार्टियर का, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर अंततः बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो गवर्नर बन करके आते हैं, कौन है? वो वारेन हेस्टिंग है, जिनका कार्यकाल 1772 से 73 के बीच में रहा था। ये 1772 के 73 के बीच में जब आए, तो 1772 में जो क्लाइव के द्वारा लगाया गया था द्वैध शासन बंगाल में, उसे यह 1772 में ख़त्म कर देते हैं, और यह ठेकेदारी प्रथा शुरू करते हैं 1772 में, जो कि पंचवर्षीय ठेकेदारी प्रथा हमने पढ़ा भी है, जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति हम लोग पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था। और ये वारेन हेस्टिंग जो है वो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके क्या करता है, जो वित्तीय शासन है या सैनिक शासन है, दोनों अपने अंदर ब्रिटिश अपने अंदर ले लेता है, जो कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करके ब्रिटिश के अंदर यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में जो भी द्वैध शासन प्रणाली थी, जैसे कि फौजदारी या दीवानी, दोनों अपने अंदर ये रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नोट में आपको मैं बता दूं, इस बात को आप देख करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज आपको कई बार कर देगा। जैसे कि देखिए, द्वैध शासन प्रणाली का जो जनक है, ये क्वेश्चन अलग होता है। ये जो द्वैध शासन प्रणाली का जनक है वो लियोनेल कॉटिस हैं, जो कि 1919 के शासन अधिनियम से लियोनेल कॉटिस ने 1919 के शासन अधिनियम से द्वैध शासन प्रणाली को शुरुआत किया था। ये द्वैध शासन प्रणाली राजनीतिक संरचना को लेकर के था,
और यहाँ पे जो क्लाइव का द्वैध शासन प्रणाली है वह अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली क्लाइव ने शुरू किया था। तो द्वैध शासन प्रणाली दो तरह का है, एक जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो यहाँ पे क्लाइव ने चलाया था, जो बंगाल के क्षेत्र में लगाया, वह अलग है। लेकिन द्वैध शासन का जनक यदि पूछा जाए तो द्वैध शासन का जो है जनक किसे कहेंगे? लियोनेल कॉटिस को, जो कि 1919 के भारत शासन अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, उसी के समय यह लियोनेल कॉटिस ने द्वैध शासन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। वो क्या था? प्रांत में अलग शासन और केंद्र में अलग शासन। ये है द्वैध शासन प्रणाली जो राजनीतिक तौर पर है। लेकिन क्लाइव का जो द्वैध शासन था वो प्रशासनिक तौर पर बंगाल के क्षेत्र में लगाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। बंगाल के गवर्नर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। जैसा कि मैंने बता रखा है कि इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, जो कि शॉर्ट ट्रिक को लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे काला टाट काला बेर काटी है, काला टाट काला बेर काटी है, ये एक सेंटेंस है। उससे काला से क्लाइव, टाट से विंसी टाट, उसके बाद फिर काला से क्लाइव, फिर बेर से बेरेलस्ट, उसके बाद फिर काटी से यहाँ पर हो जाएगा कार्टियर, है से हो जाएगा हेस्टिंग। तो इस चीज़ को हमें समझना है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है अन्य चीज़ों को भी, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हमें समझना है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं, अब बंगाल के गवर्नर के बारे में हमें समझना है और उनके कार्यों को भी समझना है। जो बन कर के आए थे पहले उन्हें समझना है, उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे उसको देखते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हमें समझना है। बंगाल के गवर्नर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग समझेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा ब्रश को और छोटा कर लूँ, अभी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बंगाल का गवर्नर जनरल मुख्य रूप से इसका कार्यकाल पूरा जो चला था 1773 से 1833 के बीच में हम लोग बात करेंगे। इसमें कुल बनकर के आए थे बंगाल के गवर्नर जनरल 9, लेकिन यहाँ पे 3 अतिरिक्त जिनका कार्यकाल जो था कुछ समय के लिए था, जो कार्यकारी रूप से यहाँ पे स्थापित हुए थे, मतलब अस्थायी रूप से 3 व्यक्ति और भी यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे कुल 9 बंगाल के गवर्नर जनरल बन करके आए थे। जैसा कि हमने बंगाल के गवर्नर में देखा 7 व्यक्ति के तौर पे 7, कुल 6 था, व्यक्ति के तौर पे 5 था। यहाँ पे कुल कितने हैं? यहाँ पे कुल हैं बंगाल के गवर्नर जनरल 9। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे इनके कार्यों को भी हमें समझना है। सबसे पहले कौन बन करके आए थे उन्हें देखना है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग सबसे पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल बन करके आए थे वही हैं वारेन हेस्टिंग, और यही वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम बन करके आते हैं, और इनका कार्यकाल जो है 1773 से 1885 के बीच में होता है। इसके बाद इनके लिए अन्य महत्वपूर्ण इनके जो कार्य हैं उसे हमें समझना है। सबसे पहले इन्हें हम समझ लेते हैं कि यह इनके ही समय फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसका आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 के बीच में, और यह सालबाई के संधि से 1782 में यह खत्म हो जाता है, जैसा कि हमने आंग्ल मराठा युद्ध में पढ़ रखा है। तो वारेन हेस्टिंग के समय ही फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध होता है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध भी, जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था, और मैंगलोर की संधि से यह सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है 1784 में। यह भी हमने पढ़ रखा था। तो फर्स्ट आंग्ल मराठा, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध इनके वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के समय होता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के अंदर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को इस बंगाल के अंदर कर दिया जाता है, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में, और वह उस सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम जो वहाँ पे जज बनती है, मुख्य जज, वो एलिजा इम्फे थी। इनके साथ 3 अन्य व्यक्ति को भी यहाँ पे रखा गया था इनके साथ में, इनके एलिजा इम्फे के साथ में, जो कलकत्ता की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला या प्रथम जज बनी थी, एलिजा इम्फे। वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
वारेन हेस्टिंग के समय में ये बना था, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद इस यहाँ पे देखेंगे इन्हीं के समय जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पे क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, राजनीतिक कार्यों को देखना, और निदेशक मंडल का काम था वाणिज्यिक कार्यों को देखना। तो वारेन हेस्टिंग के समय ही पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी, जिनका काम होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक कार्यों को देखना और निदेशक मंडल का काम होता था वाणिज्यिक कार्यों को देखना। और इन दोनों का काम होता था वारेन हेस्टिंग मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को मदद करना। तो यहाँ पे एक और बात को ध्यान रखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही ये क्या किए थे, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने या किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में अपना इस्तीफा दिया था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग, इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य यदि देख लें तो इन्होंने ही पंचवर्षीय ठेका की शुरुआत की थी और पंचवर्षीय ठेका जो है उसे ख़त्म करके एक वर्षीय ठेका में शुरू किया था 1776 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो पंचवर्षीय ठेका मतलब ठेकेदारी सिस्टम की शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने ही की थी 1772 में, और एक वर्षीय ठेका को 1776 में चलाया था, इसको ध्यान रखना है। और इनकी एक नीति थी घेरे की नीति या रिंग ऑफ फेंस की नीति या रिंग फेंस की नीति कहा जाता है, या घेरे की नीति कहते हैं या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते हैं। ये नीति क्या थी, इसको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वारेन हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेंस की या घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी। और यह रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति या सुरक्षा की नीति क्या है, इसे समझ लीजिए। इस समय एक ऐसी नीति इन्होंने अपनाया था कि यदि ब्रिटिश का यह मान लीजिए क्षेत्र है, तो ब्रिटिश के क्षेत्र के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा दीवार बनाता था, मतलब ब्रिटिश के चारों तरफ जो भी अन्य भारतीय राजे रजवाड़े होते थे, उन राजे रजवाड़ों को इस प्रकार से सहायता दिया जाता था, इस प्रकार से अपने सैनिक को इनके क्षेत्र में रखा जाता था ताकि ये ब्रिटिश वाला जो क्षेत्र है वह सुरक्षित रह पाए। ये सुरक्षित इनको रखने के लिए ब्रिटिश वाले अपने खुद के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने क्या शुरू किया कि अपने आसपास के जो भी पड़ोसी हैं उनको सुरक्षा दिया जाए, इनको सुरक्षा दिया जाए। तो आसपास के पड़ोसी राज्यों में वारेन हेस्टिंग अपने सैनिकों को रखते थे अपने शासन को चलाने के लिए और अपनी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। तो कहने का मतलब है जो ब्रिटिश का क्षेत्र था बीच वाला, इस बीच वाले क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वारेन हेस्टिंग अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने आसपास के राजा रजवाड़े के क्षेत्रों में, पड़ोसी राज्यों में अपनी सेना रखते थे ताकि अपनी सेना यहाँ रख करके खुद के अंदर वाले क्षेत्र को सुरक्षित रख सके। तो एक घेरा ऐसा बनाते थे, रिंग बनाते थे, जिसके तहत दुश्मन इससे पहुँचने इसे पहुँचने से पहले इनके पड़ोसी राज्यों तक पहले पहुँचेगा, तब इसके पास अंदर में जाकर के पहुँचेगा। तो इस प्रकार की यह नीति इन्होंने अपनाया था कि अपने पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा दें ताकि हम अपना सुरक्षा कर पाएँ। तो पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा करते हुए एक ऐसा घेरा बनाते थे ताकि ये ब्रिटिश का साम्राज्य वहाँ पे सुरक्षित रह पाए। इसी नीति को क्या कहते थे, रिंग ऑफ फेंस या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, या यहाँ पे घेरे की नीति। मतलब ब्रिटिश अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा देती थी और पड़ोसी राज्य जो होते थे ब्रिटिश के सारे सैनिक खर्च उठाते थे। इसे सुरक्षा नीति वारेन हेस्टिंग की कहते हैं और इसी नीति को वेलेस्ली ने भी अपनाया था, वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे क्या है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ना छूटे कि एक्चुअली क्या है कि इनके जो तमाम कार्य हैं हम लोग लगातार 1757 से 1858 के बीच में जो जितने भी गवर्नर या गवर्नर जनरल बने हैं उनके कार्यों को देख पा रहे हैं, देखेंगे, ताकि उससे आपका 1757 से लेकर 1858 तक जो हमने अब तक पढ़ रखा है वो सारे रिवीजन भी हो जाए और इससे क्वेश्चंस यहाँ पे लगातार पूछे जाते हैं। तो एक दो बार देखे रहेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, आप इसको नोट भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण का व्यक्तिगत व्यापार पर जो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग यहाँ पे कर्मचारी हुआ करते थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाने वाला कौन था, वो वारेन हेस्टिंग ही था। और मुगल से पैसा मतलब लेना जो है पेंशन इन्होंने ख़त्म कर दिया था
जो मुग़ल बादशाह को पेंशन दिया जाता था 26 लाख रुपए प्रति वर्ष, उस मुग़ल बादशाह के पेंशन को किसने ख़त्म किया था? ये वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया था। इसे भी ध्यान रखेंगे और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे देख लें इनका, तो यहाँ पे देखते हैं लंदन में एक्चुअली इसके ऊपर एक महाअभियोग चलाया था। यह वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसे बंगाल के गवर्नर जनरल थे या ब्रिटिश अधिकारी एकमात्र ऐसे थे जिनके ऊपर महाअभियोग का कार्य किया गया था, महाअभियोग चलाया गया था। मतलब इनके ऊपर केस चला था लगभग 7 वर्षों तक। एक्चुअली इनकी जो नीति थी काफ़ी क्रूर नीति होती थी और इनकी नीति और इनके कार्यों को देख करके इस पे महाभियोग चला था। लंदन में लगभग 7 वर्ष चला था, लेकिन अंततः यह निर्दोष साबित हुए थे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एकमात्र ब्रिटिश अधिकारी या बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। उसके अलावा इसने इसी के कार्यकाल के समय 1784 से 1786 के बीच में पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। 1784 में गोल घर के निर्माण को शुरू किया गया था और 1786 में गोल घर का निर्माण कंप्लीट हो गया था। तो इनके वारेन हेस्टिंग के समय ही ये गोल घर का निर्माण पटना में हुआ था और इनको निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम है, उस इंजीनियर का नाम है जॉन गैस्टिन। इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना के गोल घर को निर्माण करने वाले इंजीनियर का नाम क्या है? जॉन गैस्टिन है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने। और वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उस वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा इनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, देख लीजिए। 1750 में एक्चुअली ये क्या थे? कलकत्ता में क्लर्क के रूप में काम करते थे। 1750 में वारेन हेस्टिंग कलकत्ता में क्लर्क के रूप में कार्य यहाँ पे करने के लिए आए थे और अंततः 1773 से 85 के बीच में बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे रहे थे वारेन हेस्टिंग। और ये कलकत्ता में जो है, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित करने वाला यह वारेन हेस्टिंग ही थे, जो कि अब तक कलकत्ता बंगाल की राजधानी हुआ करती है। और पहले भी पूरे बंगाल की राजधानी किसे घोषित किया था? कलकत्ता को यह वारेन हेस्टिंग ने ही घोषित किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कलकत्ता, मद्रास, जो 1781 में कलकत्ता और मद्रास थे, इस 1781 में कलकत्ता और मद्रास को बंगाल के अधीन इन्होंने कर दिया था अंततः। उसके अलावा यहाँ पे अन्य इसके महत्वपूर्ण कार्य को देखें तो ये वारेन हेस्टिंग जो है वो बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे। जोनाथन डंकन बनारस में कब? 1782 में। तो वारेन हेस्टिंग के समय ही जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में किया था। और यह वारेन हेस्टिंग जो है एक बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ये 1784 में किया गया था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग और इसके साथ विलियम जोन्स ने मिलकर के किया था। तो वारेन हेस्टिंग विलियम जोन्स के साथ मिलकर के बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का यहाँ पे स्थापना किया था। और बनारस में जोनाथन डंकन के साथ बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। इसे भी ध्यान रखना है, क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए इसे डिटेल में समझना जरूरी है। और इसके साथ इन्होंने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग के समय ही भारत का सबसे पहला समाचार पत्र, पूरे भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो 1780 में छपा था। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र छपा था जिसका नाम था द बंगाल गजट। और द बंगाल गजट के जो संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। तो बंगाल में या भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो छपा 1780 में, वो वारेन हेस्टिंग के समय, वह समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। और ये बंगाल गजट के संपादक जो थे जेम्स अगस्टस हिक्की थे, जो वारेन हेस्टिंग के साथ मिलकर के या वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ये द बंगाल गजट समाचार पत्र भारत का छपा था। और वारेन हेस्टिंग के समय जोनाथन डंकन
बनारस में 1782 में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और बनारस में ये वारेन हेस्टिंग के समय ही बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने मिलकर के किया था। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि यहाँ पे हमें समझना था वारेन हेस्टिंग के समय। और इसके अलावा अन्य कार्य को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अन्य गवर्नर जनरल बन करके आते हैं। तो आइए दोस्तों अन्य चीज़ों को हम लोग देखते हैं जो अन्य गवर्नर जनरल यहाँ पर बनकर के आए, उनके महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ पे हमें समझना है जो कि हमारे लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो फर्स्ट यहाँ पे कार्यकारी गवर्नर जनरल बन करके आते हैं, इसे ध्यान रखेंगे कि पहला कार्यकारी बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन करके आते हैं उसका नाम है मैकफार्सन। क्या नाम है? मैकफार्सन। ये प्रथम कार्यकाली बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं जो वारेन हेस्टिंग के बाद आते हैं, मात्र 1 साल के लिए। लगभग 1785 से 86 के समय ये कार्यकारी यहाँ पे बंगाल गवर्नर जनरल बन करके कौन आते हैं? मैकफार्सन। उसके बाद यहाँ पे अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आते हैं 1786 से 93 के बीच में। और इनका एक और कार्यकाल था 1805 में जो 30 जुलाई से 5 अक्टूबर 1805 में होता है, मतलब कार्नवालिस। ये कार्नवालिस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एकमात्र गवर्नर जनरल हैं बंगाल के जिनका कार्यकाल 2 बार हुआ था। जैसे कि क्लाइव का हुआ था गवर्नर के रूप में 2 बार, यहाँ पे किसका है? कार्नवालिस का गवर्नर जनरल के रूप में 2 बार। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लाइव एकमात्र व्यक्ति जो बंगाल के 2 बार गवर्नर बने, कार्नवालिस एकमात्र व्यक्ति जो बंगाल के 2 बार गवर्नर जनरल बने, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इनके ये जो गवर्नर जनरल है कार्नवालिस के कार्य को यहाँ पे देखते हैं। महत्वपूर्ण जो कार्य हैं इनको समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पहला कार्य क्या है यहाँ पे, इनके समय में क्या हुआ कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के बीच में, यह कार्नवालिस के समय ही लड़ा गया था। और उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। इसके तहत आंग्ल मैसूर युद्ध जो है तृतीय, वह खत्म हुआ था। जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो तृतीय टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, या उस समय कार्नवालिस यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है मैकाटर्नी, जो मद्रास के गवर्नर उस समय होते थे, मैकाटर्नी और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो कि हमने आंग्ल मैसूर युद्ध में बहुत ही विस्तार रूप से मैप के माध्यम से हमने डिस्कस किया हुआ है। आप उसे जाकर के जो नहीं देखें वो देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उसके लिए। आगे चलते हैं, इनके अन्य कार्यों को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। इन्होंने क्या पंचवर्षीय जो ठेका था या 1 वर्षीय जो ठेका था, किनका? वारेन हेस्टिंग का। जो ठेकेदारी सिस्टम थी उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। समाप्त करके इन्हें ठेकेदारी सिस्टम को या ठेकेदारी पद्धति को समाप्त करके क्या किया, इन्होंने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लगाया। अस्थाई बंदोबस्त मतलब जमींदारी सिस्टम, जो कि उस समय के ब्रिटिश क्षेत्र के 19% क्षेत्र पर ये जमींदारी सिस्टम लगाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी या विस्बेदारी, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं अस्थाई बंदोबस्त के, जो परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में। और इन्हीं का नाम है जमींदारी सिस्टम, जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पर लगभग 19% क्षेत्रफल पर यह लगाया गया था, जो कि हमने भू राजस्व नीति में से अच्छे से डिस्कस कर रखा है। आगे चलते हैं। ये जिला जो है, जिला की शक्ति को बढ़ाया था और जिला में जो है कलेक्टर को पूरा पावर दे दिया गया था। जिला की शक्ति किसके अंदर दे दी गई थी? कलेक्टर को। जो आज के डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उनकी शक्ति को निर्धारित सबसे पहले किसने किया? वह कार्नवालिस ने किया था। जो कि जिला की पूरी शक्ति किसके अधीन कर दी गई? कलेक्टर के अंदर या डीएम के अंदर। और इन्हें कलेक्टर को न्यायिक शक्ति को खत्म कर दिया था। जो कलेक्टर के पास न्यायिक शक्ति होती थी उसे खत्म करके पूरे जिले की प्रशासनिक शक्ति और अन्य शक्तियां दे दी गई थी, और न्यायिक शक्ति वो कलेक्टर से कार्नवालिस ने छीन लिया था। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कार्नवालिस कोड के तहत, ये कार्नवालिस कोड है जो कार्नवालिस संहिता कहा जाता है, इसी संहिता के तहत जो है न्यायिक शक्ति जो है वो कलेक्टर का खत्म कर दिया गया था कार्नवालिस के समय जिला के अंदर। उसके बाद इन्होंने पुलिस थाना की जो स्थापना की थी, और उस पुलिस थाना के जो अध्यक्ष होंगे दरोगा होंगे, ऐसा कौन नियुक्त किया था?
ये कॉर्नवालिस ने ही शुरुआत की थी। तो आज भी जो वर्तमान में यहाँ पे थाना या अन्य जिला है या डीएम है, कलेक्टर हैं, उनके सबके ये कौन है, जनक हैं। जैसे पुलिस थाना होंगे, उस पुलिस थाना के अध्यक्ष कौन होगा, वहाँ के दरोगा होंगे। ऐसा किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। एक कॉर्नवालिस संहिता ऐसा इन्होंने लाया था। उसके अलावा कॉर्नवालिस का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक या पुलिस सेवा का जनक या भारतीय नागरिक सेवा का जनक इसे माना जाता है। तो कॉर्नवालिस एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, गवर्नर जनरल थे, जिन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, भारतीय नागरिक सेवा का भी जनक इन्हें कहा जाता है। उसके बाद एकमात्र ये व्यक्ति हैं कॉर्नवालिस ब्रिटिश की तरफ से, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पे यूपी में, मतलब भारत के यूपी में, खास करके गाजीपुर जिला में इनका कब्र है। तो गाजीपुर में इनका कब्र है। एकमात्र ऐसे ब्रिटिश अधिकारी या गवर्नर जनरल थे बंगाल के जिनका यहाँ पे मृत्यु हुआ और उनका कब्र यहाँ पे स्थापित हुआ यूपी के गाजीपुर में। 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। इन्होंने क्या किया था, भ्रमणशील अदालत की स्थापना की थी या शुरुआत की थी। कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालत, मतलब अदालत घूमते घूमते अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पे न्याय करेंगे। तो भ्रमणशील अदालत जो है इन्होंने मुख्य रूप से 4 स्थापना किया था। कितना, टोटल 4 भ्रमणशील अदालत की स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी, जो कि एक बिहार के क्षेत्र के लिए स्पेशल था और 3 बंगाल के क्षेत्र के लिए स्पेशल था। तो भ्रमणशील अदालत की यदि बात करें तो 4 टोटल इन्होंने कॉर्नवालिस ने शुरू किया, एक बिहार के लिए, 3 बंगाल के लिए। और यहाँ पे जो यूरोपीय अधिकारी थे उनके वेतन को ये बढ़ा दिए थे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल जो यूरोपीय अधिकारियों की वेतन को बढ़ाया था, तो वो कॉर्नवालिस थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अन्य गवर्नर आएंगे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। कॉर्नवालिस के बाद कौन आते हैं, कॉर्नवालिस के बाद यहाँ पे आते हैं सर जॉन शोर। ये महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ एक दो जो कि लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस बात को देख लीजिए। 1773 से लेकर के 1798 के बीच में इनका कार्यकाल है सर जॉन शोर का। ये सर जॉन शोर वही सर जॉन शोर है जो सूर्यास्त कानून को लगाया था 1794 में। जो अस्थाई बंदोबस्त है, जो कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त या जमींदारी सिस्टम लगाया था बंगाल, असम, लगभग बिहार के, उड़ीसा के क्षेत्रों में, उसमें एक कानून लगाया लास्ट में सर जॉन शोर ने, सूर्यास्त कानून। यह सूर्यास्त कानून के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि एक ऐसा कानून था जो जमींदारों को बता दिया था कि एक निश्चित तारीख को सूर्य ढलने से पहले यदि आप पूरे जमींदारी का जो भी पैसा या हिस्सा होता है ब्रिटिश का, वह यदि नहीं देते हैं तो उस जमींदार का पूरा हक छीन लिया जाएगा। मतलब जो जमींदारी उन्हें दी जाएगी वह जमींदारी उनसे छीन ली जाएगी। सूर्य ढलने से पहले एक निश्चित तारीख को जमींदारों को पैसा देना होता था और ब्रिटिश अधिकारी उस जमींदार से उस निश्चित तारीख को सूर्य ढलने से पहले उसे वसूल कर लेते थे। और वह यदि जमींदार वो अपना जमींदारी का हिस्सा नहीं दे पाते थे ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश क्या करते थे, उस जमींदार का पूरा जो हक होता था जमींदारी का वो खत्म कर दिया जाता था, उनके ऊपर फाइन भी किया जाता था। तो सूर्यास्त कानून एक निश्चित तारीख के लिए होता था जमींदारों के ऊपर, और उस निश्चित तारीख को सूर्य ढलने से पहले उन ब्रिटिश का हिस्सा देना पड़ता था। यही सूर्यास्त कानून लेकर के आए थे सर जॉन शोर 1794 में, जो कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत ये चला था। उसके बाद ये 1795 में एक महत्वपूर्ण खुर्दा का युद्ध होता है। खुर्दा कहाँ है, ये खुर्दा है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसे खेड़ा भी कभी कभी कहा जाता है, खुर्दा भी कहा जाता है। तो ये खुर्दा का युद्ध महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था बहुत महत्वपूर्ण। वो निजाम और मराठा के बीच में हुआ था, हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें हैदराबाद के निजाम को हार का सामना करना पड़ा था। और यह खुर्दा का युद्ध 1795 में 11 मार्च 1795 को मात्र एक दिन के लिए लड़ा गया था। और यह खुर्दा का युद्ध सर जॉन शोर के समय हुआ था, जिसमें कि निजाम की एक बहुत बड़ी हार हुई थी। इसलिए ये युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है, इसे याद रखेंगे। खुर्दा का युद्ध 1795, 11 मार्च 1795 को सर जॉन शोर के समय में हुआ था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में निजाम की हार हुई थी और मराठाओं की जीत हुई थी। उसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि
अहस्तक्षेप की नीति इसने अपना रखी थी। सर जॉन शोर की नीति क्या थी? अहस्तक्षेप की नीति। मतलब जो भी देशी या अन्य यहाँ पे जो साम्राज्य चल रहे थे वो आपस में कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसा कि यहाँ पे खुर्दा के युद्ध में निजाम और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ तो इसमें इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो अहस्तक्षेप की नीति किसकी थी? सर जॉन शोर की। इस बात को ध्यान रखेंगे, अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर की थी। उसके अलावा इन्होंने इलाहाबाद का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, इन्होंने ही किया था। जो इलाहाबाद का क्षेत्र था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला व्यक्ति कौन था? वह सर जॉन शोर ही था, जो ब्रिटिश साम्राज्य को अपने क्षेत्र में, इलाहाबाद के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और इन्हीं के समय एक महत्वपूर्ण जो 1795 में मुख्य रूप से शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था, वह प्रतिबंध शुरू किया गया था। शिशु वध पर प्रतिबंध शुरू किया गया था 1795 में सर जॉन शोर के तहत, सर जॉन शोर के कार्यकाल में, और अंततः 1804 में इसे लागू कर दिया गया था। शिशु वध पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था, 1804 में लागू किया था वेलेस्ली ने। इस बात को ध्यान रखना है कि सर जॉन शोर के कार्यकाल में शिशु वध पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया था, लेकिन इसे अंततः लागू कब किया? 1804 में वेलेस्ली के समय में, क्योंकि यहाँ पे वेलेस्ली अभी आएंगे। सर जॉन शोर के बाद वेलेस्ली का ही कार्यकाल यहाँ पे चलने वाला है, जो गवर्नर जनरल बंगाल के बन करके आते हैं। तो चलते हैं वेलेस्ली के कार्यों को हम लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। वेलेस्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कार्य है, इस बात को हमें समझना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वेलेस्ली के। तो 1798 से 1805 के बीच में वेलेस्ली का कार्यकाल रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। इसमें इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? वो सहायक संधि इन्होंने 1798 में शुरू कर दी थी। सहायक संधि जो 1798 में शुरू की थी, उसके तहत सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला, मानने वाला कौन था? हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, उसके बाद अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ऐसे बहुत सारे राज्य थे, भारतीय राज्य थे, जो कि वेलेस्ली की सहायक संधि को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो एक्सेप्ट करने वाले सबसे पहले कौन थे? वो हैदराबाद थे। ये सहायक संधि क्या, इस बात को मैंने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सहायक संधि वो संधि थी कि राजाओं, जो भी आसपास के भारतीय राजा होते थे, वह ब्रिटिश से संधि करते थे, और यह संधि होती थी कि ब्रिटिश का जो सेना होगा वो आपके, मतलब भारतीय राजाओं के क्षेत्र में ब्रिटिश का सेना होगा, और ब्रिटिश सेना आपकी रक्षा करेगी, लेकिन वहाँ के जो राजा होंगे भारतीय, वह ब्रिटिश सेना का सारा खर्चा उठाएंगे। यही सहायक संधि हुआ करती थी। तो वेलेस्ली ने शुरू किया था सहायक संधि। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को अपनाया था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि सहायक संधि को शुरू करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो फ्रांस के तरफ से थे, वो डुप्ले थे। डुप्ले ने ही इस सहायक संधि की नीति को सबसे पहले शुरू किया था, अपनाया था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि फ्रांस के जो वहाँ पे गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने ही सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की थी, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से कौन अपनाया? वेलेस्ली ने, जो कि 1798 में अपनाया था। तो इस बात को, डुप्ले की बात को भी ध्यान रखना है कि डुप्ले सबसे पहले सहायक संधि को शुरू किया था, लेकिन अच्छे से अपनाया वेलेस्ली ने, जो अंग्रेज थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। सहायक संधि को नहीं अपनाने वाला एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकर सहायक संधि को नहीं अपनाते हैं। वहीं टीपू सुल्तान जो मैसूर के थे, या हैदर अली जो थे मैसूर के थे, वह भी सहायक संधि को नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण आंग्ल मैसूर युद्ध 4 वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इनके महत्वपूर्ण अन्य कार्य को देख लेते हैं। वेलेस्ली के समय क्या क्या हुआ? अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यहाँ पे कलकत्ता में इन्हीं के समय में 1800 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में किनके कार्यकाल में? कलकत्ता में हुआ था। वो वेलेस्ली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। स्वयं ये अपने को क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था विलियम वेलेस्ली ने। ये
लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, खुद को बंगाल का शेर घोषित किया था, अपने आप को बंगाल का शेर कहा करते थे। कौन? ये वेलेस्ली, बंगाल के गवर्नर जनरल। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक लोग थे, व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक शक्ति थी, उस व्यापारिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में स्थापित करने वाला कौन था? वो वेलेस्ली थे। बंगाल के जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हैं, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में स्थापित किया था। इसे याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में बदला था ईस्ट इंडिया कंपनी को? वो थे कौन? वेलेस्ली। उसके अलावा इन्हीं के समय फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि ये टीपू सुल्तान और वेलेस्ली के बीच में होता है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है यहाँ पे इनकी सहायक संधि से इनकार कर देते हैं। और आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ख़त्म होता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। और टीपू सुल्तान जब मर जाते हैं तो फिर 1899 में अंततः मैसूर को ये अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं वेलेस्ली सहायक संधि के तहत। और सहायक संधि, एक छोटा सा राजा होता था, टीपू सुल्तान का बेटा था छोटा सा, वो कृष्णराज द्वितीय थे। कृष्णराज द्वितीय से अंगूठा का निशान लेकर के मंगलोर ये मैसूर को अपने साम्राज्य में 1899 में वेलेस्ली मिला लेते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के बाद मृत्यु के बाद उनके बेटे मैसूर के जो छोटे से राजा थे कृष्णराज द्वितीय, उनके अंगूठे का निशान ले लेते हैं कौन? वेलेस्ली। किस पे? सहायक संधि वाले दस्तावेज पे। और पूर्णतः 1899 में ये मैसूर इसमें मिल जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में। अब इसके बाद यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं इनका। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जो है वेलेस्ली के समय ही हुआ था। जो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 और 5 के बीच में, ये आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये वेलेस्ली के समय ही हुआ था। ये इससे पहले, इस युद्ध से पहले एक संधि हुई थी, बेसिन की संधि, जो कि 1802 में हुई थी। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई थी वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के बीच में। यह एक महत्वपूर्ण संधि है बेसिन की संधि। इस बेसिन की संधि में बाजीराव द्वितीय पहला पेशवा थे जो अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं। बेसिन की संधि के तहत बाजीराव द्वितीय यह पहला पेशवा थे जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इस संधि का उल्लंघन हो जाता है। इस संधि में हुआ क्या था, बेसिन की संधि में, कि वेलेस्ली ने कहा था कि आपकी मतलब पेशवा की रक्षा हम करेंगे यदि कोई अन्य व्यक्ति हमला करेगा तो इस बीच में क्या हुआ, बेसिन की संधि के बाद बीच में मराठा में आपसी कलह के कारण मराठा में ही आपस में युद्ध हो गया। इस युद्ध में बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे यहाँ पे मराठा के, उन्होंने बेसिन की संधि के तहत वेलेस्ली से यहाँ पे मदद मांगा। लेकिन वेलेस्ली ने जब मदद नहीं किया तो इसी संधि के उल्लंघन के तहत बाजीराव द्वितीय बाद में संघर्ष छेड़ देते हैं और अंततः आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध यहाँ पे हो जाता है, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में होता है। इसमें मराठा की कुछ जीत भी होती है, बाद में हार भी हो जाती है। तो ये बेसिन की संधि के उल्लंघन के कारण आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय? वेलेस्ली के कारण, वेलेस्ली के समय में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य इसके जो भी थे वेलेस्ली के, इसे हमने डिस्कस कर लिया है। अन्य तथ्य के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो अन्य यहाँ पे गवर्नर जनरल बन करके बंगाल के आए थे। यहाँ पे देख लीजिए, महत्वपूर्ण है जॉर्ज बार्लो। ये जॉर्ज बार्लो, दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि इन चीज़ों को एक बार डिस्कस किए रहेंगे, देखे रहेंगे, सुने रहेंगे तो आगे आपको याद रखने में आसानी होगी। इसलिए लगातार इसको डिस्कस करके फिर शॉर्ट ट्रिक से इन्हें कंटिन्यूसली हम लोग याद ही कर लेंगे। तो 1805 से लेकर के 7 के बीच में जॉर्ज बार्लो का यहाँ पे कार्यकाल चला था। तो ये जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल जो चला था, इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था, इसमें देखिए रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन इन्होंने किया था। जो अहस्तक्षेप की नीति जो सर जॉन शोर की थी, उसी नीति को यहाँ पे जॉर्ज बार्लो ने समर्थन किया था, उसे माना था। उसके बाद 1806 में एक वेल्लोर सिपाही विद्रोह होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पहला सिपाही विद्रोह था। उस समय तक 1857 की जो विद्रोह होते हैं उस समय
यह पहला 1806 में पहला सिपाही विद्रोह, ये वेल्लोर में ही पहला सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर क्षेत्र में है, जिसे वेल्लोर सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो ये वेल्लोर सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था? इसमें एक्चुअली अंग्रेजों ने क्या किया था, धार्मिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। क्या बोला था सिपाहियों को कि तिलक नहीं लगाना है या धार्मिक किसी भी पद्धति को नहीं अपनाना है, और ड्रेस का जो कोड था उस ड्रेस कोड में भी परिवर्तन किया जा रहा था, और वहीं पे दाढ़ी और मूछ को ट्रिम करा करके रखने की अनुमति दे दी गई थी, जो कि मुस्लिम जो भी सिपाही थे वो नाराज़ हो गए थे। तिलक जो नहीं लगाना है या अन्य धार्मिक जो भी हस्तक्षेप किए जा रहे थे यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जॉर्ज बार्लो के समय, तो ये क्या किए, ये विद्रोह का रूप धारण कर लिया। सिपाहियों ने इसमें विद्रोह कर दिया, और यह पहला सिपाही विद्रोह की शुरुआत यहीं होती है वेल्लोर में 1806 में, जो कि वेल्लोर सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 10 जुलाई 1806 को ये वेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था तमिलनाडु के क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के समय हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो थे 1805 से 7 के बीच में। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि रायपुर घाट की संधि हुई थी, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे देखें, पुनः इसको मैं बता दूं कि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस युद्ध हुआ था किसके समय, वेलेस्ली के समय, लेकिन ये संधि हुई थी जॉर्ज बार्लो के समय। रायपुर घाट की संधि के तहत ये होलकर से रायपुर घाट की संधि होती है। ये रायपुर घाट की संधि के तहत ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है। शुरू होता है वेलेस्ली के समय, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त कैसे होता है, ये होता है रायपुर घाट की संधि के तहत, जो कि होलकर से किया गया था। जॉर्ज बार्लो के नेतृत्व में ये संधि हुई थी, उनके कार्यकाल में हुआ था। इन दोनों बात को याद रखेंगे। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह 10 जुलाई 1806 वाला, और उसके बाद रायपुर घाट की संधि जो होलकर से करता है, वो रायपुर घाट की संधि होती है होलकर के साथ, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1805 में ये खत्म हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि जॉर्ज बार्लो से संबंधित थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे हम लोग चलते हैं, जो कि अन्य यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल बन करके आएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण, आप इस बात को समझिए, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जॉर्ज बार्लो के बाद यहाँ पे आते हैं कौन, मिंटो प्रथम। कौन है, मिंटो प्रथम। इनका कार्यकाल होता है 1807 से लेकर के 1813 के बीच में। मिंटो प्रथम जो है ये नागपुर और बुंदेलखंड के विद्रोह को इन्होंने दबाया था। इनके कार्यकाल के समय मिंटो प्रथम के कार्यकाल के समय नागपुर और बुंदेलखंड में जो विद्रोह हुआ उसे इन्होंने दबाया। उसके बाद 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की जो संधि हुई थी, वह अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह जो कि सिख थे, और चार्ल्स मेटकाव जो थे एक अधिकारी थे मिंटो के तरफ से, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था यहाँ पे अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि किनके समय हुआ, वो हुआ था मिंटो प्रथम के समय अमृतसर की संधि होती है, जो 25 अप्रैल 1809 को हुआ, और महाराजा रंजीत सिंह के बीच और चार्ल्स मेटकाव के बीच ये होता है, और ये मिंटो प्रथम के समय की बात है, अमृतसर की संधि। उसके बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार है उसे खत्म किया जाता है। ये किसके माध्यम से, किसके तहत, किसके समय में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। वो मिंटो प्रथम के समय ही था, लेकिन यहाँ पे चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़ दिया था। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ये मिंटो प्रथम के समय 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को ख़त्म किया, लेकिन चाय के व्यापार को और चीन के साथ व्यापार, ये दो चीज़ को छोड़ करके ये मिंटो प्रथम के समय में 1813 के चार्टर एक्ट से हुआ था। और ये चाय के साथ और चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था इसको ख़त्म कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट से। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट के
माध्यम से पूर्णतः ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। मिंटो प्रथम के समय ही एक शिक्षा के लिए जो है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया था। यह उस समय कार्यकाल था मिंटो का। और शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपया के देने का प्रावधान किया गया था, इस 1 लाख रुपये को अंततः बाद में जा कर के इसे शुरू किया जाता है। जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था, यह शुरू किया गया था लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले यहाँ पे तथ्य के बारे में, जो कि यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल आता है मिंटो प्रथम के बाद। तो मिंटो प्रथम के बाद 1813 से लेकर के 1823 10 साल का कार्यकाल लॉर्ड हेस्टिंग का होता है। इसके समय में 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, जिसे गोरखा युद्ध कहते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 के बीच में हुआ, जो कि गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अंततः सुगौली की संधि के माध्यम से जो 4 मार्च 1816 को होता है, उसके माध्यम से यह तो जो 4 मार्च 1816 को होता है, वो सुगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध या गोरखा युद्ध खत्म हो जाता है। यह सुगौली जो चंपारण जिले में पड़ता है, पूर्वी चंपारण जिले में, लेकिन लोकसभा पश्चिमी चंपारण के लोकसभा क्षेत्र में, बिहार में यह पड़ता है सुगौली। वहीं पे यह संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को और गोरखा युद्ध समाप्त हुआ था। इसी के समय में जो लॉर्ड हेस्टिंग है, इसी के समय क्या हुआ था, नेपाल सीमा का भी निर्धारण हुआ था। और यहाँ पे सिक्किम राज्य को भारत में मिलाने का ये पहला प्रयास किया गया था। मतलब सिक्किम भारत में पहली बार ब्रिटिश भारत में मिला था। वो कब मिला था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसके तहत, उसी के क्रम में यहाँ पे नेपाल सीमा का भी निर्धारण किया गया था। और बोला गया था कि नेपाल के ये पश्चिम में जो है, इधर जो है उत्तराखंड का क्षेत्र, इधर कौन था, इधर महाकाली नदी थी, ये महाकाली नदी इधर पश्चिम में, और इधर पूर्व में तीस्ता नदी, इस बीच में ये नेपाल यहाँ पे अपना क्षेत्र स्थापित हुआ था नेपाल का। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये नेपाल का क्षेत्र था। तो इधर काली नदी पश्चिम में, महाकाली नदी पश्चिम में था, ये महाकाली नदी, और पूर्व में ये तीस्ता नदी, और इधर बीच में नेपाल। तो ये सीमा निर्धारण हुआ था कब, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, सुगौली की संधि के माध्यम से। तो आगे इनके समय में और जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे कलकत्ता में क्या हुआ था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही हुई थी। और 1822 में टीनेंसी एक्ट इन्होंने लगाया था, जो कि काश्तकारी अधिनियम इन्होंने लागू किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1822 में टीनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम यही लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने, बंगाल के क्षेत्रों में मुख्य रूप से। उसके बाद इसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध तो हुआ ही हुआ, उसके साथ थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ, जो कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। और इसके तहत, इस युद्ध के तहत मराठा परिसंघ को ख़त्म कर दिया जाता है। जो मराठा परिसंघ मुख्य रूप से 4 थे, नागपुर में सिंधिया, भोसले, इंदौर में होलकर और गायकवाड़, और एक और थे, जो 4 महत्वपूर्ण परिसंघ थे मराठा के, जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और एक पूना के क्षेत्र में या एक और क्षेत्र था। तो उस चारों क्षेत्रों को, परिसंघ को, मराठा परिसंघ को यहाँ पे आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध से समाप्त कर दिया जाता है। और पेशवा के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके दत्तक पुत्र धोंधू पंत या नाना फडणवीस या नाना साहब के साथ पेंशन के रूप में भेज दिया जाता है। कहाँ पे, कानपुर के बिठूर में। ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय की बात है। इस बात को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले वीडियोज़ में आंग्ल मराठा युद्ध में किया हुआ है, वो आप जा कर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा कर के। फिर 1820 में थॉमस मुनरो या हेक्टर मुनरो 1820 में मद्रास के क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। उस समय यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, जो कि थॉमस मुनरो या हेक्टर मुनरो मद्रास के क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पर लगभग 51% क्षेत्र पर ये लगाया गया था। और रैयतवाड़ी प्रथा में जो दर थी वो 33 से लगभग 55% का यहाँ पे दर हुआ करता था कर का।
तो ये 51% क्षेत्र टॉमस मुंडो के द्वारा मद्रास के क्षेत्र में लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही लगाया गया था। ये रैयतवाड़ी, जमींदारी या महलवाड़ी, इन सभी चीज़ों को हमने ब्रिटिश भू राजस्व नीति वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस बीच में एक और कार्यकारी यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बन करके आते हैं वो हैं दूसरे जॉन एडम। ये कार्यकारी हैं और इन्होंने जॉन एडम ने क्या किया था, समाचार पत्र पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था। ऐसा अनिवार्य करने वाले कौन व्यक्ति थे, जॉन एडम, जो 1823 में ऐसा किया था। इन्होंने कहा था कि जो भी देशी समाचार पत्र हैं उन्हें अपने समाचार को छापने के लिए लाइसेंस लेना होगा और ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे, जॉन एडम थे, जो कार्यकारी बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय 1823 में। और समाचार पत्र लाइसेंस अनिवार्य करने वाले ये जॉन एडम ही थे। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अन्य चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, जो अन्य गवर्नर जनरल आते हैं इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बट जो भी है वो इम्पोर्टेंट है। 1823 से 28 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे युद्ध हुआ, आंग्ल बर्मा प्रथम युद्ध। ये आंग्ल बर्मा प्रथम युद्ध जो हुआ था 1824 के 26 के बीच में, इस बीच में इस युद्ध को लड़ा था बर्मा की तरफ से महाबुंदेला ने। ये महाबुंदेला ये किसके साथ, एमहर्स्ट के साथ यह युद्ध लड़ते हैं और इसमें अंततः यांडबू की संधि होती है और यांडबू की संधि के तहत आंग्ल बर्मा प्रथम युद्ध एमहर्स्ट के समय खत्म हो जाता है, जो कि यांडबू की संधि हुई थी 24 फरवरी 1826 को। किसके किसके बीच, महाबुंदेला और एमहर्स्ट के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और इसी के समय एक छोटा सा और विद्रोह हुआ था 1824 के समय, वो बैरकपुर, जो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, इन्हीं वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में 1824 में एक सिपाही या सैन्य विद्रोह भी एमहर्स्ट के समय हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बैरकपुर में मंगल पांडे से पहले भी विद्रोह हो रखा था, तो ये बैरकपुर का विद्रोह 1824 का एमहर्स्ट के समय हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। और तीसरा और अंतिम कार्यकारी जो बंगाल गवर्नर जनरल आए थे वो विलियम वायले थे। ये अस्थायी थे, इनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा था। इसके अलावा हम अब चलते हैं महत्वपूर्ण योगदान वाले व्यक्ति विलियम बेंटिक के कार्यकाल के तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। 1800 यहाँ पे देखें क्या है, 1828 से लेकर के 33 के बीच का कार्यकाल इनका गवर्नर जनरल के रूप में रहा था और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। लेकिन इनका कार्यकाल फिर गवर्नर जनरल से लेकर के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 35 तक चला था। मतलब 1833 से लेकर के 1835 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन उससे पहले ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1828 से लेकर के 33 तक। और 1833 से लेकर के 35 तक का जो कार्यकाल है ये गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में होता है। तो इन दोनों समय के कार्यकाल के समय के कार्यों को हमने यहीं पे डिस्कस किया हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो कि भारत के गवर्नर जनरल के समय इनके कार्यों को हम यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे, इसी में हमने सब डिस्कस कर दिया है। अभी देखेंगे एक एक करके, जो कि यहाँ पे देखिए क्या क्या है महत्वपूर्ण कार्य विलियम बेंटिक के समय, जो कि एग्जाम में यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक एक करके यहाँ पे इनके महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहले विलियम बेंटिक 1803 में मद्रास के गवर्नर बने हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 में मद्रास का ये गवर्नर थे विलियम बेंटिक। और इन्हीं के समय जब मद्रास में ये गवर्नर थे विलियम बेंटिक, तो इन्हीं के समय वेल्लोर में जो 1806 का सिपाही विद्रोह हुआ था 10 जुलाई वाला, ये उस समय वहाँ पे गवर्नर ये विलियम बेंटिक ही थे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला सिपाही विद्रोह की बात यदि कही जाएगी तो 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था तमिलनाडु के क्षेत्र में। और उस समय वहाँ पे मद्रास के गवर्नर कौन थे, विलियम बेंटिक थे। और बंगाल में जो गवर्नर जनरल थे वो एमहर्स्ट थे। उस बात को भी ध्यान रखना है हमें, जो हम लोगों ने देखा था। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा बंगाल में जो गवर्नर जनरल थे वो वहाँ पे एक युद्ध क्या हुआ था, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसको हमने अभी देखा था पीछे। उसे एक बार रिपीट करके आप पॉज करके बैक करके देख सकते हैं, जो कि
वो बंगाल के गवर्नर जनरल के समय पे वेल्लोर विद्रोह हुआ। तो विलियम बेंटिक के समय वो मद्रास के उस समय गवर्नर थे विलियम बेंटिक। कब हुआ था? जुलाई में। कब हुआ था? जुलाई में 1806 में। ये वेल्लोर के सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें अन्य चीज़ों को देख लें यहाँ पे कि ये बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे, जो 1833 से लेकर के 1835 तक रहते हैं। और ये इनके भारत के गवर्नर जनरल के समय के कार्यों को भी यहीं पे हमने निकाल करके लिख रखा है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आगे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं 1829 में सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में सती प्रथा का अंत किया था। कौन? विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल के क्षेत्र में सती प्रथा का अंत किया था। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। और नियम कौन था? वो सती प्रथा के लिए जो सती प्रथा अंत अधिनियम जो लाया गया था उसमें 17 द्वारा इसे लागू किया गया था। सती प्रथा को अंत करने के लिए जो नियम लाया गया था, सती प्रथा अंत करने के लिए नियम जो लाया गया था उसमें धारा 17 या नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अंत किया था बंगाल के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के विलियम बेंटिक ने 1829 में। और पूर्णतः जो है सती प्रथा का अंत जो हुआ था भारत के पूरे क्षेत्र में वो 1830 में। 1829 में सिर्फ बंगाल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन पूर्णतः यदि बात की जाएगी तो 1830 में पूरे भारत में विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हुआ था। उसके बाद इसमें विलियम बेंटिक ने ही 1830 के समय ठगी प्रथा का अंत किया था। 1830 में स्लीमैन के द्वारा इसे ख़त्म करवाया गया था बंगाल के क्षेत्र में। तो 1830 में बंगाल के क्षेत्र में ख़त्म होता है ठगी प्रथा स्लीमैन के द्वारा। स्लीमैन अधिकारी थे, वो विलियम बेंटिक के अंदर काम करने वाले स्लीमैन अधिकारी थे। और बंगाल के क्षेत्र में 1830 में ठगी प्रथा खत्म होता है। लेकिन पूर्णतः पूरे भारत में समाप्ति की बात करेंगे तो 1837 में यह ठगी प्रथा खत्म होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिए कि बंगाल के क्षेत्र में सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था और बंगाल के क्षेत्र में 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। तो सती प्रथा पहले, ठगी प्रथा बाद में। पूरे भारत में सती प्रथा 1830 में और पूरे भारत में ठगी प्रथा 1837 में, इस बात को ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा यहाँ पे अन्य जो है नर बलि पर इन्होंने रोक लगाया था विलियम बेंटिक ने। 1833 में शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक ने, याद रखेंगे। तो सती प्रथा, ठगी प्रथा, नर बलि पर रोक, शिशु बालिका हत्या पर रोक। तो ये नर बलि जो होता था एक्चुअली खोंड जनजाति के द्वारा किया जाता था उड़ीसा के क्षेत्र में। इस नर बलि पर इन्होंने रोक लगाया था और इसको शिशु बालिका हत्या पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और ये एक नियम लाए थे 1833 में, योग्यता को सेवा का आधार माना था। जिनके पास योग्यता होगी वही सेवा में शामिल होंगे, वही अधिकारी बनेंगे या वही कोई भी पद पे जाएंगे। तो ऐसा करने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, जिन्होंने योग्यता को सेवा का अधिकार या आधार माना था और जाति या रंग के आधार पर इसे नहीं किया गया था। पहले क्या होता था, जाति या रंग के आधार पर उनको पद पर बिठाया जाता था। लेकिन विलियम बेंटिक ने क्या कहा कि जिनके पास योग्यता है वही सेवा के लिए वो अपना योगदान दे सकते हैं। तो योग्यता की इन्होंने मान्यता दिया था विलियम बेंटिक ने, जाति या रंग को नहीं दिया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह धारा 87 के तहत ऐसा इन्होंने किया था, योग्यता को सेवा का अधिकार या आधार माना था। उसके बाद इन्होंने जो मुख्य एक इनके समय में हुआ काम, वो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यह क्या पूछा गया है? ये 1835 का जो फरवरी 1835 में मैकाले मिनट आया था। ये मैकाले मिनट क्या था? ये शिक्षा को लेकर के था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में अनिवार्य है। 1835 में मैकाले मिनट आया था
अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है भारत में, अंग्रेजी में शिक्षा होना चाहिए भारतीयों के लिए, यह मैकाले मिनट के थ्रू लाया गया था। और इस मैकाले मिनट को ये कौन मान्यता दिया था? विलियम वेंटिक ने मान्यता दिया था। और ये मैकाले आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किससे हुई? मैकाले मिनट के तहत। मैकाले मिनट 1835 में 1835 के फरवरी में लाया गया था और विलियम बेंटिक ने इसे मुख्य रूप से लागू किया था। मैकाले जो है आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं भारत में। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि इनके लिए जो मैकाले मिनट के लिए जो आधार था वह आधार क्या था? मैकाले मिनट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे, प्रावधान किया गया था। इस 1 लाख रुपये को जो 1813 में लागू करना था वह अब तक लागू नहीं हुआ था, उसे लागू किया मैकाले ने। मैकाले मिनट के तहत 1 लाख रुपये का जो प्रावधान था उसको ध्यान में रखते हुए लागू कर दिया। और मैकाले मिनट को अंततः लागू किया कौन? 1835 के फरवरी में वो विलियम बेंटिक ने। और यह अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य किया भारतीयों के लिए। और मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 का जो पैसा 1 लाख रुपया वाला था वह अंततः कब लागू हुआ? तो 1835 में हुआ। 1835 में हुआ किसके समय? विलियम बेंटिक के समय, मैकाले मिनट के थ्रू। उसके बाद 1835 में ही प्रथम बार सबसे पहला कलकत्ता में जो है मेडिकल कॉलेज स्थापित हुई थी। 1835 में पहला भारत का मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। वो विलियम बेंटिक के समय हुआ था। उसके बाद विलियम बेंटिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने एक शुरुआत की थी न्यायालय के क्षेत्र में, कि न्यायालय में पहले क्या होती थी? फारसी भाषा में सब कुछ काम होता था। तो फारसी भाषा के स्थान पर क्या किया? स्थानीय भाषा के प्रयोग को मान्यता कौन दे दिया? ये विलियम बेंटिक ने दिया, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के जब प्रथम गवर्नर जनरल बन करके आए तो इन सारे कार्यों को इन्होंने किया था। देख पा रहे हैं कि मैकाले मिनट गवर्नर जनरल के समय था। न्यायालय में फारसी की जगह पे स्थानीय भाषा, ये गवर्नर जनरल जब बन गए थे तब का है। 1835 में प्रथम मेडिकल कॉलेज भारत का जो कलकत्ता में हुआ था उसमें गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। और उसके बाद अंततः एक महत्वपूर्ण जो 1835 में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इनके खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और अपने पद से इस्तीफा देने वाले एकमात्र गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण थे इनके कार्य, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य अब हम देखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल जो कि लगभग 7 गवर्नर जनरल बन करके आए थे, उन्हीं के कार्यों को देखना है। इसमें से एक अभी हम लोगों ने विलियम बेंटिक के कार्यों को देख लिया है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग भारत के गवर्नर जनरल की अब बात कर लेते हैं, जो अंत में है और बस थोड़ा सा ही है। और इसके अलावा आपका शॉर्ट ट्रिक जो है महत्वपूर्ण है, एक बार बता देंगे, आप उसे लिख करके रख लीजिएगा ताकि आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या है? भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल जो हैं 1833 से लेकर के 1858, जो कि कुल 7 गवर्नर जनरल भारत के बने थे, इनके बारे में हमें देखना है और इनके कार्यों को देखना है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जो कि अंततः डिस्कस तो करेंगे ही। यहाँ पे क्या है छोटा सा ट्रिक, इसको खाली एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या है देख पा रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा ट्रिक, बेटी को कफ है। तो कफ है तो क्या हुआ? तो कफ है तो उसने क्या किया? लैंड पर बोरा और हार्डिंग डालकर नींद ली। यदि बेटी को कफ है तो उन्होंने लैंड पर बोरा और हार्डिंग डालकर नींद ली। इस बात को, इस ट्रिक के माध्यम से हम भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पे समझेंगे, जो कि अंत में इसे हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इनके गवर्नर जनरल के कार्यों को देख लेते हैं। तो विलियम बेंटिक जो 1833 से 35 के बीच में था, इनके सभी कार्यों को हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे 1835 से 36 के लिए एक छोटा सा कार्यकाल चार्ल्स मेटकाफ का आता है। ये चार्ल्स मेटकाफ छोटे समय के लिए रहते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम करके जाते हैं। जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है।
जो प्रेस पर भारत में जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, चार्ल्स मेटकाफ ने भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय इसे हटा दिया गया। सारे भारतीय प्रेस पर से जितने भी प्रतिबंध थे उसे हटा दिए गए। इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारत का प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जो है ऑकलैंड है, बहुत महत्वपूर्ण। ऑकलैंड के कार्यों को देख लेते हैं कि 1836 से 42 में ऑकलैंड यहाँ पर बन करके आए थे भारत के गवर्नर जनरल। तो इनके समय में फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध होता है ऑकलैंड के समय, जो कि 1839 से 42 के बीच में होता है। और ये ऑकलैंड वही व्यक्ति हैं जो त्रिपक्षीय संधि करते हैं रणजीत सिंह से, शाह शुजा से और खुद ऑकलैंड, और ये त्रिपक्षीय संधि करके फिर अफगानिस्तान पे हमला बोला जाता है दोस्त मोहम्मद खान के विरुद्ध। तो ये ऑकलैंड वही व्यक्ति हैं जो त्रिपक्षीय संधि किए थे आंग्ल अफगान प्रथम युद्ध से पहले, जो आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में लड़ा गया था प्रथम। तो इसके अलावा यहाँ पे ऑकलैंड जो है, ऑकलैंड के बारे में कहा जाता है ये इनका एक अग्रगामी नीति के ये समर्थक थे, ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है अग्रगामी नीति के समर्थक कौन थे, तो ऑकलैंड थे, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद ऑकलैंड ने आंग्ल अफगान युद्ध होने से पहले ही एक जासूस अफगानिस्तान में भेजा था। उस जासूस का नाम है अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स को इन्होंने ऑकलैंड ने ही जासूस के रूप में अफगानिस्तान भेजा था। उसके बाद डॉक्टरी शिक्षा के लिए भारतीयों को विदेश जाने के लिए प्रथम बार जो ब्रिटिश संसद ने अनुमति दी थी वह कार्यकाल किनका था, ऑकलैंड का। मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीयों को जो अंग्रेजी शिक्षा या डॉक्टरी शिक्षा सीखने के लिए विदेश जाना है, ऐसा जो नियम पारित किया ब्रिटिश संसद ने, वह उस नियम पारित करने के समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो ऑकलैंड थे। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। उसके बाद 1839 में ऑकलैंड ने ही जीटी रोड का मरम्मत करवाया था। कब करवाया था, 1839 में। जीटी रोड का मरम्मत कराने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन है, ऑकलैंड है। जो ये जीटी रोड कलकत्ता से दिल्ली तक जाता है, जो अभी भी जिस जीटी रोड को हम लोग जानते हैं जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं उसको, जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड को बोला जाता है। आगे चलते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए थे एलन बरो। इसका भी कार्यकाल छोटा था 1842 से 44 के बीच में, लेकिन एलन बरो का जो है इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे कि आंग्ल अफगान युद्ध एक्चुअली शुरू जब हुआ था तो उस समय कौन थे, ऑकलैंड थे भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन आंग्ल अफगान युद्ध जब प्रथम खत्म हुआ, कब, 1842 में, तो समाप्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, एलन बरो थे। और यही आंग्ल अफगान युद्ध के जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, अंत में सिंध पर, जो सिंध का क्षेत्र था, इस सिंध के क्षेत्र पर 1843 में, अगस्त 1843 में पूर्णतः विजय कर लिया जाता है। किसके द्वारा, एलन बरो के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंध को पूर्णतः भारत या ब्रिटिश भारत में कब मिलाया गया, तो 1843 में। वो किसके द्वारा, एलन बरो के द्वारा मिलाया गया था, इस बात को याद रखेंगे। और इसी के समय, एलन बरो के समय ही एक महत्वपूर्ण दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में, जो कि नियम 5 के द्वारा हटाया गया था। दास प्रथा को खत्म करने वाला व्यक्ति कौन था, एलन बरो था, याद रखेंगे। इसको याद रखना कैसे होगा, दास लोग जो थे किसी के यहाँ गिरवी टाइप से रहते थे या मजबूरी में बंधक के रूप में रहते थे, दास के रूप में रहते थे। तो इस दास को हम लोग कैसे समझते हैं कि किसी को कहीं से बोरो करके लाए हैं, तो बोरो किए हुए व्यक्ति को जो हम लोग ला करके रखते थे तो उसे कहते थे दास। तो दास प्रथा को कौन खत्म करेगा, बोरो, मतलब हेलेन बरो। दास जो लोग थे उसको बोलेंगे बोरो किया हुआ व्यक्ति, और दास प्रथा को खत्म करने वाले को व्यक्ति को कहेंगे एलन बरो। तो बोरो से बरो आपका कनेक्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया। जो दास लोग होते थे कहीं दूसरे जगह से लाया हुआ होता था वो व्यक्ति, उसको हम लोग बोरो करके लाते थे। तो दास प्रथा को खत्म करने वाला एलन बरो, इस बात से याद रखेंगे। नियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। और अंत में एक छोटा सा कार्यकाल जो है देख लेंगे हार्डिंग और डलहौजी का,
जो कि महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। अंत में यहाँ देखिए कि 1844 से 48 तक में हार्डिंग प्रथम का यहाँ पे कार्यकाल था। हार्डिंग प्रथम के समय आंग्ल सिख युद्ध प्रथम हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम जो हुआ था 1845 से 46 के बीच में। इसके समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? हार्डिंग प्रथम। लेकिन आंग्ल सिख युद्ध जो प्रथम हुआ था उसमें नेतृत्व किया था गॉफ ने। कौन किया था? गॉफ ने। और सिख के तरफ से थे दिलीप के संरक्षक, राजा दिलीप सिंह के संरक्षक कौन थे? लाल सिंह। तो लाल सिंह और गॉफ के बीच में आंग्ल सिख युद्ध प्रथम लड़ा गया था। उसके बाद हार्डिंग प्रथम ने नर बलि पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नर बलि पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध, हालांकि विलियम बेंटिक ने भी लगाया था, लेकिन पूर्ण रूपेण नर बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? हार्डिंग प्रथम थे। और ये खोंड जनजाति जो होती थी वो उड़ीसा के क्षेत्र में, वह नर बलि प्रथा को चलाते थे। तो नर बलि पर प्रतिबंध जो है वो हार्डिंग प्रथम ने अंततः पूर्ण रूपेण लगाया था। नर बलि पर प्रतिबंध जो खोंड जनजाति की यह प्रथा थी उड़ीसा के क्षेत्र में। लेकिन विलियम बेंटिक ने भी नर बलि पर रोक लगाया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पूर्णतः रोक हार्डिंग प्रथम। ऑप्शन में हार्डिंग प्रथम रहेगा तो हार्डिंग प्रथम के साथ जाएंगे। उसके बाद उत्पाद कर जो है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जिन पर उत्पाद कर को ये खत्म कर दिया था। ज़्यादातर वस्तुओं पर जो उत्पाद कर लगता था, बनाने वाला जो कर लगता था, उत्पादन का जो कर लगता था, वो हार्डिंग प्रथम ने उत्पाद कर को बहुत सारे वस्तुओं पर से खत्म किया था, हार्डिंग प्रथम ने। फिर 1846 में लाहौर पर इसने कब्जा किया था, मतलब हार्डिंग प्रथम ने ही लाहौर पर कब्जा किया था और लाहौर की संधि हुई थी हार्डिंग प्रथम के समय 1846 में। और अंत में यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग समझते हैं। और कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल अंतिम बन करके आएंगे, उसके कार्यकाल को हम लोग वायसराय के कार्यकाल में देखेंगे। तो अभी फिलहाल डलहौजी के कार्यकाल को हम यहाँ पे अंत करेंगे, इसको देख करके। और जो कैनिंग बनेंगे अंतिम गवर्नर जनरल भारत का और प्रथम वायसराय भारत का, उसका कार्यकाल हम वायसराय वाले सेक्शन में वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे डलहौजी के कार्यकाल को देख लें। बहुत यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से रखेंगे। अंत भला सब भला। यहाँ पे देखिए 1848 से 56 के बीच में डलहौजी का कार्यकाल होता है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो है एक सिद्धांत था व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हड़प का सिद्धांत या इसको बोला जाता है चूक का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत क्या किया था? बहुत सारे यहाँ पे राजाओं के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। तो ये व्यपगत का सिद्धांत क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ कि व्यपगत का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी भारत के राजे रजवाड़े हैं जिनका की संतान नहीं है और उनके संतान नहीं है, तो उस राजा की मृत्यु के बाद उसका क्षेत्र ब्रिटिश के क्षेत्र में मिल जाएगा। दूसरा चीज़ क्या कहा था? यदि कोई राजा रजवाड़ा है और उनका खुद का संतान नहीं है और किसी को गोद लिया हुआ है, तो उसके राजा की मृत्यु होने के बाद उस गोद लिए हुए व्यक्ति का जो है अधिकार उस क्षेत्र पर नहीं होगा। मतलब राजा मरेगा तो गोद लिया हुआ बेटा उस क्षेत्र का राजा शासक नहीं बनेगा, अंततः वह क्षेत्र ब्रिटिश में मिल जाएगा। तो यह नियम निकाला था, इसी को बोला गया था व्यपगत का सिद्धांत, हड़प का सिद्धांत या चूक का सिद्धांत। यह डलहौजी ने लाया था और यही मुख्य तत्कालिक कारण बना था जो 1857 में विद्रोह का एक जो बेस तैयार किया था, आधार तैयार किया था। यह व्यपगत का सिद्धांत ही था, जिसके बारे में हमने 1857 के युद्ध में विद्रोह वाले सेक्शन में हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं कि डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत से सबसे पहले सतारा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है 1848 में शामिल हुआ था, उसको हड़पा गया था। सतारा को 1848 में याद रखेंगे। इसको क्रम में भी पूछ दिया जाता है, इसलिए सबको याद रखना है। सतारा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, सतारा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था 1848 में। फिर जैतपुर जो है वह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है 1849 में। संबलपुर जो है उड़ीसा का क्षेत्र 1849 में। बघात जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उसको 1850 में हड़प लिया। उदयपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है 1852 में हड़प लिया। झांसी महत्वपूर्ण जो 1853 में से हड़प लिया जाता है गंगाधर राव के समय में।
जो मृत्यु हो जाती है गंगाधर राव का, तो फिर इसे हड़प लिया जाता है। झांसी जो यूपी का क्षेत्र था 1853 में, फिर नागपुर महाराष्ट्र के क्षेत्र को 1854 में, और करौली जो राजस्थान का क्षेत्र उसे 1855 में हड़प लिया जाता है। किसके द्वारा? व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत डलहौजी के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ये दोनों 1849 में। तो 48, 49, 49, फिर 50, फिर 51 गैप है, 52, 53, 54, 55 ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, 48, 49, 49, 50, 51 को गैप कर दीजिए, फिर 52, 53, 54, 55 तक ये चला जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, याद हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि सतारा 1848 में, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 53 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में। एक क्रम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और अंततः ये क्या करता है, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो ये आठ क्षेत्रों को हड़पा, लगभग अपने 8 साल के कार्यकाल में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को भारत में मिला लेता है ये डलहौजी। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये अंततः क्या करता है, कुशासन के आधार पर अवध को भी अपने क्षेत्र में ये मिला लेता है। कुशासन के आधार पर क्या करता है, अवध को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। कुशासन मतलब ये कहता है कि अवध के क्षेत्र में आपका शासन नहीं चल रहा है, वर्जिश कादिर को बोला जाता है। और वो कहता है कि आपका यहाँ पे ये शासन सही से नहीं चल रहा है, इसलिए अवध को कुशासन के आधार पर 13 फरवरी 1856 में अपने उसमें क्षेत्र में, ब्रिटिश के क्षेत्र में डलहौजी मिला लेता है, जो कि यहाँ से एक महत्वपूर्ण 1857 के विद्रोह के लिए आधार तैयार हुआ था। फिर 1855-56 का संथाल विद्रोह भी इन्हीं डलहौजी के समय में हुआ था। जो संथाल विद्रोह जो भगनाडीह जो झारखंड में है, उस झारखंड के साहेबगंज जिले में ये संथाल विद्रोह भगनाडीह के क्षेत्र में हुआ था मुख्य रूप से। उसको हम लोग संथाल वाले विद्रोह के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हो, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। प्ले सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन बना हुआ है प्ले लिस्ट में, उसमें सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा इसमें अन्य महत्वपूर्ण इनके समय जो कार्य हुए, जो घटनाएं हुई, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 के समय, डलहौजी के समय ही। ये डलहौजी यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन नेपियर ने इस सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध में नेतृत्व किया था। जैसे कि पहला में गौफ ने किया, सेकेंड में नेपियर ने किया। और लाल सिंह इधर से थे, दिलीप के संरक्षण, राजा दिलीप सिंह के संरक्षक लाल सिंह थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। अन्य नाम जो है डलहौजी का, इसका अन्य नाम देखिए, मूल नाम, अन्य नाम जेम्स एंड्रयूज रैमजे है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका मूल नाम या अन्य नाम जो है जेम्स एंड्रयू रैमजे है, ये डलहौजी का नाम है। उसके बाद ये यहाँ पे देखें, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848-49 में नेपियर और लाल सिंह के बीच में, इसमें सिख साम्राज्य पर अंततः कब्जा हो गया था डलहौजी के द्वारा। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था 1852-53 में, जिसमें कि थारावादी नेतृत्व किया था बर्मा के तरफ से। और इसमें निचला क्षेत्र जो था, जो दक्षिण का क्षेत्र था ये बर्मा का, जिसमें कि प्रोम और पीगू का जो क्षेत्र था, उस प्रोम और पीगू के क्षेत्र पे सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में ही कब्जा किया जाता है डलहौजी के समय में। इस बात को याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निचला क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र, प्रोम पीगू वाला क्षेत्र डलहौजी के समय यहाँ पे आंग्ल बर्मा सेकेंड युद्ध में कब्जा किया जाता है। आंग्ल बर्मा से 3 युद्ध हुए थे, सेकेंड युद्ध में दक्षिणी निचला क्षेत्र पे कब्जा होता है। उसका एक महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए क्या है, डलहौजी के समय वुड डिस्पैच आया था, शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच आया था। वुड की अध्यक्षता में, कर्नल वुड की अध्यक्षता में एक डिस्पैच आया था, और उस डिस्पैच को 1854 में लागू किया था। और वुड डिस्पैच को ही इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो याद कैसे रखेंगे, वुड, जैसे डलहौजी में डो आया तो वुड में भी डो आएगा। मैकाले में को आया तो उसमें कार्नवालिस के समय हुआ था, ये भी याद रखेंगे। मैकाले मिनट में को आएगा तो को में कार्नवालिस आता है, तो कार्नवालिस के समय मैकाले मिनट, और वुड डिस्पैच इसमें डो आया तो डलहौजी के समय ये हुआ था, याद रखेंगे। मैकाले मिनट 1835 में हुआ था कार्नवालिस के समय में, उसमें मैकाले में आया को, तो ये कार्नवालिस हो गया, मैकाले। यहाँ पे यदि देखेंगे वुड तो इसमें डो आया तो डलहौजी,
तो ये याद रखेंगे। मैकाले 1835 में, कॉर्नवालिस के समय, डलहौजी के समय, वुड डिस्पैच 1854 के समय। ये क्रम सजाने के लिए भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि डलहौजी के समय आया था। और 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया गया था अंततः, ये डलहौजी के समय, इसे ध्यान रखेंगे। 1853 में क्या किया था, कर्नाटक के नवाब का पेंशन इन्होंने बंद कर दिया गया था। और तोप खाना का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता से मेरठ ले जाने वाले कौन व्यक्ति हैं, डलहौजी। तोप खाना के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ लेके गए, मेरठ। वो कौन ले गए थे, डलहौजी। इसे याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता से मेरठ जो मुख्यालय है तोपखाना का, वो कौन ले गए थे, डलहौजी। और सेना के हेडक्वार्टर को डलहौजी ने शिमला में लेके जाकर स्थापित किया था। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कौन स्थापित किया था, डलहौजी ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दो बात कि तोपखाना कलकत्ता से मेरठ डलहौजी ले गया, सेना का हेडक्वार्टर शिमला ले गया कौन, डलहौजी। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। उसके अलावा इनके समय में महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं, जो कि रेलवे का जनक इसे कहा जाता है, जो कि 16 अप्रैल 1853 को पहला रेल स्थापित किया गया था भारत में, बम्बई से लेकर के थाने के बीच में, जो कि 34 किलोमीटर का ये रेल स्थापित हुआ था। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया था इन्होंने, जो कि डाक टिकट की शुरुआत की थी कौन, डलहौजी के समय डाक टिकट की शुरुआत हुई थी 1854 में। ये डाक टिकट जो है 2 पैसे का होता था, और 2 पैसे के टिकट छाप करके साट करके पूरे भारत में आप कहीं भी पत्र भेज सकते थे। ऐसा इन्होंने डाक टिकट की शुरुआत की थी पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। तार व्यवस्था की भी शुरुआत की थी, जो कि तार व्यवस्था कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली बार शुरुआत हुई थी। जैसे मुंबई से थाने के बीच में पहला रेल, उसी तरह तार व्यवस्था कलकत्ता से आगरा के बीच में, ये याद रखने वाली बात है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इन्होंने अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए थे कि लोक सेवा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोक सेवा विभाग या सार्वजनिक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी ने किया था। और बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलने वाले व्यक्ति कौन थे, डलहौजी ही थे, जो बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला था। उसके बाद डलहौजी के बाद यहाँ पे आते हैं भारत का गवर्नर जनरल बन करके कैनिंग, जिनका कार्यकाल होता है 1856 से 58 तक। इसको हम लोग आगे जब वायसराय का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे इनके कार्यों को, कैनिंग के कार्यों को भी। जो कैनिंग का कार्यकाल वायसराय के रूप में 1858 से 62 तक हुआ था, जिसके समय में यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था। उनके कार्यों को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, मतलब 1757 से लेकर के 1857 के बीच के जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनको और उनके कार्यों को हमने देखा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसे ध्यान में रखेंगे, नोट करके रखेंगे। अंत में चलते हैं, इसके लिए हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक बना करके रखें, इसको एक बार बोल देते हैं, देख लीजिएगा, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार खाली मैं आपको समझा दूँ तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा बंगाल का गवर्नर के बारे में। तो बंगाल के गवर्नर जो मुख्य हैं कितने थे, को टोटल तो 6 ही थे, लेकिन व्यक्ति के तौर पे 5 ही थे। तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर के बारे में हमें देखना है कि 1757 से 1773 के बीच में जो चला था, कुल 6 गवर्नर बने थे। यदि व्यक्ति के तौर पे देखेंगे तो मात्र 5 थे, क्योंकि क्लाइव 2 बार बने थे, 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में देखिए एक शब्द है, इस सेंटेंस को याद रखेंगे, क्या है, काला टाट काला बेर। क्या है, काला टाट काला बेर काटी है। क्या है, काला टाट काला बेर काटी है। तो इससे क्या बन जाएगा, काला से देख लीजिए, इससे हो गया क्लाइव, टाट से हो गया विंसी टॉट, काला से पुनः हो गया क्लाइव, बेर से हो गया वेरेलस्ट, काटी है से कार्टियर, है से वारेन हेस्टिंग। तो इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, काला टाट काला बेर काटी है। बंगाल के गवर्नर जनरल क्या करते हैं, काला टाट काला बेर काटी है। बंगाल के गवर्नर क्या करते हैं, काला टाट काला बेर काटी है। इसको याद रखेंगे नोट करके, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद हो जाएगा, काला टाट काला बेर काटी है। तो इससे आपका हो जाएगा बंगाल का गवर्नर। अब चलते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे देखिए, तो काला टाट काला बेल काटी है के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक सेंटेंस ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि 1773 से 1833 के कार्यकाल का बात है। इसमें कुल 9 गवर्नर जनरल बने थे, जिसमें से 3 कार्यकारी थे, एक जॉन एडम थे, विलियम वायले थे और मैकफार्सन थे। तो इसमें सेंटेंस क्या है, क्या कहता है, वाह कान शोर से जलत बा मिंटू। क्या बोलता है, मिंटू को क्या कहता है, वाह कान शोर से, शोर मतलब हल्ला गुल्ला जो करते हैं, तो कहता है वाह कान शोर से जलत बा मिंटू। मिंटू को कहता है वाह कान शोर से जलत बा मिंटू, मतलब कान जो है शोर से जलता है, ऐसा मिंटू को कोई बता रहा है। कौन बता रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल बता रहा है। तो इसको याद रखें, वाह कान शोर से जलत बा मिंटू। तो जलत बा तो क्या हो गया, तो जलत बा तो लॉर्ड ही एम है बेटी का। अब जल रहा है कान, तो उस बेटी का एम क्या है, लॉर्ड है। लॉर्ड ही एम है बेटी का। क्यों, इसको ध्यान में रखेंगे कि वह कान शोर से जलत बा मिंटू। तो वह से हो गया वारेन हेस्टिंग, कान से हो गया कार्नवालिस, शोर से हो गया सर जॉन शोर, जलत से वेलेजली, जलत से वेलेजली, बा से जॉर्ज बार्लो, मिंटो से मिंटो प्रथम। तो वह कान शोर से जलतबा मिंटो। उसके बाद लॉर्ड ही एम है बेटी का। क्यों, उसको आगे हम कनेक्ट करेंगे इस सेंटेंस को। लॉर्ड ही बेटी है, लॉर्ड ही एम है बेटी का। तो लॉर्ड से लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड ही से लॉर्ड हेस्टिंग, एम से एमहर्स्ट, बेटी का से बेंटिक। तो वह कान शोर से जलत बा मिंटू, लॉर्ड ही एम है बेटी का। क्यों है बेटी का एम, लॉर्ड ही एम बेटी का क्यों है, इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि लॉर्ड ही एम है बेटी का। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि बेटी को कफ है तो लैंड पर बोरा हार्डिंग डालकर नींद ली। लॉर्ड ही एम है बेटी का, वहाँ पे पीछे हमने छोड़ा था। तो भारत के गवर्नर जनरल में जब आ जाएंगे 1833 से 58 के बीच में, जो कुल 7 बने थे, तो यहाँ एक सेंटेंस बनेगा बेटी को कफ है। तो कफ है तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है कि बेटी को कफ है, तो बेटी को कफ है तो वो क्या की, लैंड पर बोरा और होर्डिंग डालकर नींद ली। तो बेटी से बेंटिक, कफ से चार्ल्स मेटकाफ, लैंड से ऑकलैंड, बोरा से हेलेनबरो, हार्डिंग से हार्डिंग प्रथम, डाल से डलहौजी, नींद से कैनिंग। यहाँ पे जो भी इसमें सहयोगी शब्द हैं, जैसे को है तो है, उसको छोड़ देना है, मेन शब्द पे फोकस करना है। जैसे कि बेटी, कफ, लैंड, बोरा, हार्डिंग, डाल, नींद, ये जो है मुख्य शब्द हैं, इससे आपके ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो बेटी को कफ है तो लैंड पर बोरा होर्डिंग डालकर नींद ली, ये गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेंदी वीडियो है बट बहुत सारा चीज़ कवर करना होता है, इसलिए बहुत सारा आपका 1857 से 1858 तक का, यहाँ पे 1757 से 1858 तक का आपका रिवीजन भी हो गया। महत्वपूर्ण कार्य थे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।